नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में यांत्रिकी मैकेनिज्म से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो विभिन्न बीपीएससी या सुपर टेट या टीईटी ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाने वाले साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो कि यांत्रिकी से संबंधित हैं, जो कि पूछे जाते हैं, आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो अधिकतम कोण हमारा होता है 45 अंश। प्रक्षेप्य को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 अंश के कोण की आवश्यकता होती है। मनुष्य, अगला देखते हैं, मनुष्य जब नदी के किनारे बहाव नाव से बाहर कूदता है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हट जाता है। किस कारण हट जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जब कोई भी मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदेगा तो वह नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हट जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व को परिभाषित करता है। जड़त्व। प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल पर प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो होता है वह अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण जो है कम होता है। न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट लॉ है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। विराम अवस्था मतलब किसी ठहरी हुई अवस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी प्रेशर ना लगाया जाए। बाहर से जब तक प्रेशर या बल नहीं लगाया जाएगा, जो फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। तो इसके यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठी यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग हो जाना। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो हम अगला देखते हैं। दूसरा नियम जो हमारा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। फिर से समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। पहला इसका उदाहरण है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। तृतीय नियम का अध्ययन करते हैं। तृतीय नियम जो है क्या कहता है कि तृतीय गति का जो नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे अभी नाव का उदाहरण पढ़ा था मैंने, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तृतीय नियम कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट
वायुयान की गति ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। जब चप्पू, जैसे नाव ये है, नाव में जो चप्पू होता है ये, जब इसको हम चलाते हैं तभी नाव आगे बढ़ती। तो यहाँ पे क्या हो रही, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण नाव आगे बढ़ती है। अगला देख रहे हैं। अगला हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऊर्जा संरक्षण ये नियम क्या है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से इसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण होता है, वायु के घर्षण के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति जो ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो वहाँ पर लगता है अभिकेंद्री बल। अगला देखते हैं। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण क्या है। तो दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्री बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट संवेग के संरक्षण पर आधारित है, रॉकेट संवेग के संरक्षण पर आधारित है। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न हमारे हैं, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, जहाँ ए क्या है, त्वरण है, एक्सिलरेशन है, वी वेलोसिटी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, टी टाइम समयांतराल है, समयांतराल है, समयों में अंतर, समयांतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो ये परवलयी या वक्राकार होगा, इस टाइप से परवलयी या वक्राकार होगा, ऐसे परवलयी या वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा होता है, एक समान जो वृत्तीय गति पर त्वरण है वो सदैव उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा। वृत्तीय गति जो होगी, वृत्तीय गति, उस पर त्वरण जो है उपस्थित रहेगा, जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, वो है घर्षण। घर्षण के कारण ही हम किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, जैसे या ब्लैक बोर्ड हो या कागज हो या कोई भी जगह हो जहाँ पर घर्षण होगा, सिर्फ वहीं पर हम लिख पाएंगे, चिकनी सतहों पर नहीं लिख पाएंगे। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न हमारे हैं, पहला प्रश्न इसमें है, यहाँ पे देखते हैं, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती, दोनों की आवश्यकता होगी। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कमानी तुला जो होती है वो हुक के नियम पर, इसके नियम पर, हुक के नियम पर कार्य करती है, हुक के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा, तो जब एक कार की गति को हम दोगुनी कर देंगे, कितनी कर देंगे, दोगुनी, तो ब्रेक का जो बल होगा वो हमें 4 गुना लगाना होगा, बल 4 गुना होगा। जब स्पीड दोगुनी होगी तो बल हमको 4 गुना लगाना होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ उत्तोलक हैं, उत्तोलकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तो इनमें से एक आधा प्रश्न जरूर बनेगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ।
तो ये हमारे जो है उत्तोलक हुए। इनको याद रखिएगा, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और एक आधा प्रश्न जरूर बनता है इनमें से। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का एक दिया है। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। बल आघूर्ण, जैसे दरवाजा है, जब इसको हम घुमाते हैं तो यहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो ग्रेविटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान में से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो यदि चक्कर कोई लगा रहा अंतरिक्ष यान है, तो उसमें से यदि एक सेब को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से सेब जो है गतिमान रहेगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो सीधे ना खड़े रह सकने का कारण होता है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए वह वहाँ पर सीधे खड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला देखते हैं प्रश्न है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो भारहीनता जो होती है, भार में कमी, वो गुरुत्वाकर्षण की शून्यता की स्थिति में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में है, बैठी हुई मतलब है, और उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़की बैठी है तो जब झूला झूल रही है तब क्या है? अगर वो खड़ी हो गई तब क्या होगा? तो जब खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी होती है जबकि शीतकाल में तीव्रता से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी जो होती है गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्रता से चलती है। अगला प्रश्न है हमारा, हवा में लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराने पर प्रतिक्रिया क्या होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के दो टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, वायु का जो प्रतिरोध है उसको नगण्य कर दिया जाएगा, ना के बराबर कर दिया जाता है, तथा एक समान आकार के लकड़ी है, लोहा है और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ गिरेंगे। लेकिन जब वायु का प्रतिरोध क्या होगा? नगण्य, तब पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा पिंड का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार
कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो उसको तभी लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती, तब उसको अपना भार सबसे ज़्यादा महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो उसकी परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को दुगुनी कर दी तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 रह जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय मान का 1/6 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? पीसा की झुकी हुई मीनार है क्यों नहीं गिरती है और इसका क्या कारण है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर धर रेखा जो होती है वो तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो जब नीचे आएगी तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करता है? क्यों? चक्री झूला जो होता है तो वो अपकेंद्री बल के कारण वो जो है व्यक्ति बाहर की ओर धक्का महसूस करेगा। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो सभी चीजों पर समान ही लगता है। तो इसलिए यदि हम दो पत्थर गिराते हैं एक साथ तो दोनों पत्थर एक साथ ही गिरेंगे। अगले प्रश्न की ओर उठते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं, जरा इनको देखते हैं। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण हैं, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।